हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैग्नेट। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियो के माध्यम से हमने 2018, 2019 और 2020 के मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनका मॉडल आंसर देख चुके हैं। आज का वीडियो रहेगा 2021, 2022 और 2023 के पीवाईक्यू बेस्ड। तो इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट आज कवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको वहाँ लिंक दे दूँगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2021 का सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इसको आपको 125 वर्ड में आंसर करना है। तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश वैचारिक, शास्त्रीय व राजनीतिक क्रांतिकारियों की कर्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश में अनेक महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ जो आज़ादी के सूत्रधार रहे। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। फिर मेन बॉडी की बात करें तो आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश के महान क्रांतिकारी। तो सबसे पहले आप जिक्र करेंगे रानी लक्ष्मीबाई का। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने 1857 की क्रांति में कितनी मुख्य भूमिका निभाई। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के आगे 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका। फिर अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं मंगल पांडे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी वीरता ने ही विद्रोह की चिंगारी भड़काई। फिर आप अगला पॉइंट लिखेंगे लियाकत अली। उन्होंने क्या किया? इन्होंने 1857 में इलाहाबाद से आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर अगले हैं मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों को एकजुट किया और आज़ादी की ओर कदम बढ़ाया। फिर अगला नाम लिखेंगे आप चित्तू पांडे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया था? बलिया में। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं उनका, जैसे कि 1857 के महान क्रांतिकारी और खिलाफत आंदोलन के, प्लस जो समानांतर सरकार चित्तू पांडे ने बनाई थी उनके क्रांतिकारी का जिक्र जरूर करेंगे। इसके अलावा आप तात्या टोपे, झलकारी बाई, बख्त खान, गणेश शंकर विद्यार्थी, अशफाकुल्ला खां जिन्हें काकोरी कांड तथा एचआरए के सदस्य यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के रूप में जाना जाता है, प्लस राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आप इनको भी पॉइंट बना के इनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। ये इस पे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। सबसे पहले एक राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला खान है और चंद्रशेखर आज़ाद। इनके बारे में भी आप एक दो दो लाइन जरूर लिख सकते हैं। फिर ये तो रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। फिर जन आंदोलन में क्या योगदान रहा उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पे आप देखिए कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लोगों का भारी समर्थन रहा। फिर अगला पॉइंट आप लिखेंगे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन द्वारा किसानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। इसके अगला पॉइंट है स्वराज आंदोलन में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इससे आप उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन में क्या भूमिका रही इसको 3 पॉइंट के माध्यम से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने महान व्यक्तित्व के बारे में पहले बताया। फिर इससे आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाता है। फिर आप एक निष्कर्ष भी लिखेंगे कि उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी वर्गों ने योगदान दिया, जिससे भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हो सका। तो इससे आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको ये लग रहा होगा कि 125 वर्ड से ज़्यादा है, लेकिन एक पूरी टॉपिक को कवर करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लिख दी गई हैं, जिससे आपका वो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दूसरा है, 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया? इसका आपको वर्णन करना है। इसको आपको 200 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन में 19वीं सदी का भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था जिसका केंद्रीय तत्व मानवतावाद था। इसके माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। ये रहा आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन।
फिर मेन बॉडी में आप हेडिंग डालेंगे सामाजिक सुधार, यानी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। तो आप पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे सती प्रथा का उन्मूलन, यानी 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। आप सिर्फ हिंट देना है, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। फिर अगला आप लिखेंगे बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, इसमें किसका योगदान रहा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ व विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनाए गए। तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये आपका 2 पॉइंट हुआ, यानी ये 2 महान सामाजिक सुधार किए गए थे। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे धार्मिक सुधार, उसमें आप जिक्र करेंगे ब्रह्म समाज। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो फिर इसमें आप लिखेंगे मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का खंडन किया तथा एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। फिर अगले पॉइंट में आप लिखेंगे आर्य समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आप इनको ब्रैकेट में ऐसे दिखा दीजिए। फिर आप इनके आगे लिखिए कि वेदों के शुद्ध रूप का प्रचार किया और सामाजिक समानता की वकालत की। ये 2 पॉइंट आपके धार्मिक सुधार के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार में आप पहला हेडिंग डालेंगे अलीगढ़ आंदोलन। तो इसके आगे आप लिखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आपको पता होगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को प्रसारित किया था। फिर अगला आप लिखेंगे महिला शिक्षा। तो इसमें आप लिखेंगे सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा की वकालत की। ये पॉइंट हो गया। फिर और पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि तर्क, जिज्ञासा तथा मानवतावाद पर बल दिया गया। अगला पॉइंट क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा दिया गया। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य व भाषा को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार आपका शिक्षा सुधार में लगभग 4 पॉइंट हो गए। फिर आप एक हेडिंग डालेंगे सांस्कृतिक पुनरुद्धार। इसमें आप लिखेंगे राजा रवि वर्मा, जो कि एक महान पेंटर थे, तो राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों और उस्ताद अल्लाह रखा जैसे संगीतकारों ने भारतीय कला व संगीतों को पुनर्जीवित किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बंगाल पुनर्जागरण के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकारों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। तो ये रहे आपका मेन बॉडी। इससे आपने सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक व धार्मिक चारों पॉइंट को कवर कर लिया। तो आप एक अच्छा सा कंक्लूजन में इसके लिख सकते हैं कि इस प्रकार 19वीं सदी का भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने उपरोक्त सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके जितने भी पार्ट हैं हिस्ट्री में, जैसे कि एक आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, उसको हम एक अलग वीडियो से अच्छी तरह ईयर वाइज डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आप आ जाते हैं, देखते हैं 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया था। तो 2022 में सबसे पहला ही प्रश्न है कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसका आपको 125 वर्ड में आंसर करना है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि 19वीं सदी ने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का साक्षात्कार किया, जो औपनिवेशिक शासन के प्रभावों से काफ़ी प्रभावित था। इस अवधि में कला, साहित्य और सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में पुनरुद्धार देखा गया, जिसमें पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों का मिश्रण था। इस प्रकार आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन एक अच्छी सेंटेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी है। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रकृति, यानी मेन बॉडी में। तो उसमें सबसे पहला आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। तो सामाजिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत आप वही जो पहले हमने डिस्कस किया ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज के बारे में बताएंगे। तो आगे लिखेंगे आप इनका उद्देश्य जातिगत भेदभाव की समाप्ति, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना करना था, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद की महती भूमिका रही। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप इस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अंतर्गत ही डालेंगे इस्लामी सुधार। इसमें क्या था, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और तर्कसंगत सोच पर जोर दिया। 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको एएमयू के नाम से जाना जाता है, इस्लामी पुनर्जागरण का केंद्र बना। आप
2 पॉइंट जरूर दीजिए। फिर आप अगला पॉइंट देंगे राधा स्वामी मत 1861 में जो हुआ। फिर इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शिव दयाल सिंह द्वारा आगरा में स्थापना, जो मूलतः हिंदू और सिख धर्म से संबंधित था। अगला है वहाबी आंदोलन, तो इसमें आप लिखेंगे मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, जो सैयद अहमद द्वारा रायबरेली में शुरू किया गया। तो 4 पॉइंट आपने यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अंतर्गत दे दिया। फिर आप अगला हेडिंग डालेंगे शैक्षिक प्रगति, तो उसमें आप पहला बिंदु लिखेंगे औपनिवेशिक प्रशासन ने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, जिससे पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो आप इसके उदाहरण में दे सकते हैं 1864 में स्थापित कैनिंग कॉलेज, जो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी जो लखनऊ विश्वविद्यालय उससे उसका हिस्सा हो गया। तो आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का है। फिर आप अगला बिंदु लिखेंगे 1916 में स्थापित बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया था, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था पारंपरिक भारतीय शिक्षा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना। ये रहा आपकी शैक्षिक प्रगति। फिर आप अगला हेडिंग डालेंगे साहित्य और सांस्कृतिक पुनरुद्धार, तो इसमें सबसे पहले बिंदु आप लिखेंगे 19वीं सदी में भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य का उदय हुआ। फिर अगला बिंदु डालेंगे मिर्जा गालिब, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू साहित्य का विकास किया। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे स्वदेशी प्रेस का विकास, इसमें आप लिखेंगे हिंदी और उर्दू समाचार पत्रों ने सुधारवादी विचारों व राष्ट्रवादी चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार सुधा वर्षण और अखबार अपने प्रगतिशील विचारों हेतु लोकप्रिय। आप एक दो एग्जाम्पल भी जरूर दे सकते हैं। फिर इसमें क्या हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि मुद्रण संस्कृति के विकास से सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को बढ़ावा मिला। फिर अगला पॉइंट यानी अगला हेडिंग आप डालेंगे राजनीतिक जागरूकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के प्रभाव ने उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका क्या रही, तो उसमें आप लिख सकते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारों से प्रभावित शिक्षित मध्यम वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय हो गया। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को यूपी में महत्वपूर्ण समर्थन मिला, जिसके जिसमें मोतीलाल नेहरू जैसे नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। तो आप एक मैप के माध्यम से आप दिखा भी सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि देवबंद आंदोलन कहाँ चला, सहारनपुर में। फिर अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई थी। फिर आगरा में राधा स्वामी मठ, फिर रायबरेली में वहाबी आंदोलन और वाराणसी में बीएचयू। तो इससे ज़रूर आप एक दो नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। फिर आप निष्कर्ष में लिखेंगे अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 19वीं सदी का उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण एक बहुआयामी आंदोलन था, जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। अगर आप इसके पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा भी एडजस्ट करके और इसको अच्छी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, मुझे पता है। इसको जानबूझ के थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है ताकि आपको टॉपिक की कंप्लीट समझ भी हो जाए। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। 125 वर्ड में इसका आंसर आपको लिखना है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी से तात्पर्य मुक्त विचारों की आज़ादी से है। आज़ादी पूर्व विभिन्न नेताओं ने प्रेस की आज़ादी को लेकर संघर्ष किया, परंतु बाल गंगाधर का योगदान अविस्मरणीय है। यह रहा आपका इंट्रोडक्शन। फिर मेन बॉडी में आप हेडिंग डालेंगे बाल गंगाधर का योगदान। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटने के बाद केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और तथा मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, नामक 2 अखबारों का प्रकाशन किया। यानी ये किसके अखबार थे, बाल गंगाधर तिलक जी के। फिर अगला पॉइंट आप लिखेंगे इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के खिलाफ 1878 में तेजी से विरोध भी किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार को भारतीय भाषा प्रेस की सेंसरशिप का अधिकारी बनाया गया था। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा के अखबारों पर रोक लगा दी गई थी, जिसका तिलक जी ने काफ़ी विरोध किया था। फिर इन्होंने क्या किया, तिलक ने अपने अखबारों में सरल
स्पष्ट और सीधी भाषा का प्रयोग किया, जिससे राष्ट्रवादी विचार आम जनमानस में भी प्रसारित हो सका। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में बचाने का विचार किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें अपने लेख के कारण राष्ट्रद्रोह यानी IPC 124A, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो के आरोप में जेल भी जाना पड़ा था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सिर्फ समाचार रिपोर्टिंग के अलावा तिलक के अखबार शिक्षात्मक उपकरण के रूप में भी काम करते थे। भारतीयों को उनके अधिकारों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास और स्वायत्तता और राष्ट्रीय गर्व के महत्व के बारे में शिक्षित करते थे। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन्होंने अपने लेख के माध्यम से भारतीयों को एक सामान्य लक्ष्य के तहत स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। अगला पॉइंट, इससे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा मिला और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ। यह रहा आपका मेन बॉडी, आप जिसमें लगभग 7 से 8 पॉइंट तिलक जी के बारे में इन्होंने क्या क्या किया आप जरूर लिखिए। फिर आप इसका एक अच्छा कंक्लूजन इस तरह लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि ने भी समझा व इसके लिए प्रयास किया। इसी क्रम में जब गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सबसे अधिक गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि तिलक के साथ मेरा नाम भी जुड़ गया। तो इसके माध्यम से आप एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। इसको आपको 200 वर्ड में लिखना है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कांग्रेस की शिथिल नीतियाँ, नरमपंथी राजनीति की अव्यवहारिकता तथा गर्मपंथी राजनीति की असफलता ने देश के नवयुवकों को क्रांति के लिए उद्वेलित किया। इसी क्रम में भगत सिंह ने अपना क्रांतिकारी दर्शन प्रतिपादित किया, जो राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद का मेल था। भगत सिंह का क्रांतिकारी दर्शन, तो आप ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि मार्क्सवादी समाजवाद, बम का दर्शन, क्रांति द्वारा बदलाव, ब्रिटिश न्यायालयों के पाखंडों को उजागर करना। ये रहे भगत सिंह के क्रांतिकारी दर्शन। तो आप ऐसे भी एक फ्लोचार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो फिर आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा। तो उसमें आप पहला पॉइंट लिखिए कि भगत सिंह ने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास किया। उनका प्रसिद्ध कथन था कि क्रांति मनुष्य का अविनाशी अधिकार है, स्वतंत्रता सभी का अविनाशी जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इसको जरूर लिखिए, इससे एग्जाम में काफ़ी इंप्रेस होता है और आपको नंबर जरूर अधिक देगा। उनके राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति समर्पण को संक्षेपित करता है, यानी इनका ये स्टेटमेंट उनके राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति जो उनका समर्पण था वो उसको दिखाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, वे धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी अंडरलाइन किया गया है वही इसका कीवर्ड है। आप इसको ज़रूर दिखाइए ताकि एग्जामिनर वही पढ़ के सिर्फ आपको मार्क कर दे, उसको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही ना लगे, आपको यही नंबर दे दे। तो वो जरूर करिए। तो वे धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने तर्क व धार्मिक सहिष्णुता को भारत की प्रगति के लिए आवश्यक माना। उन्होंने अपने निबंध मैं आस्तिक क्यों हूँ में धार्मिक कुरीतियों व अंधविश्वासों की आलोचना की और तर्क को अपनाने पर जोर दिया। इसमें अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, समाजवादी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव। तो इसके अंतर्गत आप लिखिए कि वे कहते थे कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण और राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों का शोषण समाप्त होना चाहिए। यानी वो इनका स्टेटमेंट था जो उनके समाजवादी सिद्धांतों को उजागर करता है। फिर अगला पॉइंट आप लिखिए, वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों की प्रशंसा करते थे, परंतु कुछ परिस्थितियों में सशस्त्र संघर्ष आवश्यक मानते थे। यानी वे अहिंसात्मक तरीकों की प्रशंसा तो करते थे लेकिन ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की भी बात करते थे। फिर अगला पॉइंट आप लिखिए, भगत सिंह ने प्रेरणा और जन आंदोलन के लिए बलिदान और शहादत की शक्ति में विश्वास किया। फिर नेक्स्ट लिखिए, संगठन और सभाओं के माध्यम से उद्देश्य प्राप्ति पर बल दिया। तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, भारत नौजवान सभा का गठन उन्होंने 1926 में किया और लोगों को एकजुट किया। फिर अगला पॉइंट आप लिखिए, भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय व अवधारणा से पूर्ण विश्वास था। यानी भगत सिंह का किसमें विश्वास था, वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो 1928 में उन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया, जो उनके मार्क्सवादी
तथा समाज के संबंध में उनके विचारों को उजागर करता है। फिर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रखर लेखक व विचारक थे, यानी भगत सिंह एक लेखक व विचारक भी थे। इन्होंने पश्चिमी क्रांतिकारी विचारकों जैसे मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स और व्लादिमीर लेनिन के विचारों को भारतीय संदर्भ में मिलाया। तो ये रहे भगत सिंह के कुछ दार्शनिक विचार जो आप पॉइंट के माध्यम से बनाकर लिख सकते हैं। इसको आप अपने तरीके से संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो इस प्रकार आपकी मेन बॉडी रही। तो इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार कह सकते हैं कि भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा औपनिवेशिक विरोध, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद का एक शक्तिशाली मिश्रण थी। उनके विचार और कार्य स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के उद्देश्य के प्रति गहरे समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। तो दोस्तों, हमने अब तक 2022 तक के प्रश्नों को देख लिया है और लास्ट में हम देखते हैं कि 2023 में यूपीपीसीएस में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2023 में एक और प्रश्न था सरदार पटेल के बारे में कि उन्होंने रियासतों के एकीकरण में क्या रोल निभाया। तो ये प्रश्न हूबहू 2018 का कॉपी है। तो इसके आंसर को हम 2018 के आंसर में ही डिस्कस कर दिए हैं, उसका मॉडल आंसर भी। तो यहाँ पे हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2023 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। इसको आपको 125 वर्ड में लिखना है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान, उनका जन्म और मृत्यु कब तक, तो 1817 से 1858। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो एक प्रमुख शिक्षाविद, समाज सुधारक और विचारक थे जिन्होंने भारतीय मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ये रहा आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आप इसके मेन बॉडी पे आइए। तो आप हेडिंग डालिए आधुनिक शिक्षा में योगदान। तो उसमें पहला पॉइंट लिखिए, 1863 में युवाओं में वैज्ञानिक मानसिकता के विकास के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए अलीगढ़ आंदोलन। तो इसमें आप लिखिए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसने पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया और मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा उनके पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की जिसने सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर जन जागरण किया, यानी जागरूकता फैलाई। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंधानुकरण करने को गलत बताया। नेक्स्ट पॉइंट, मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट, तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़ी शब्दों में निंदा की, यानी जो तलाक 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 वाली चीज़ें थी उनमें उन्होंने स्त्रियों की सहमति के लिए भी मांग की। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु अथक परिश्रम किया। तो आप इसके करंट एग्जांपल लिख सकते हैं कि अभी हाल में एएमयू की वीसी किसे बनाया गया है, पहली महिला वीसी नईमा खातून को। आप इसको जरूर करंट से थोड़ा लिंक करके हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी आप जरूर लिखिए, इससे एग्जामिनर जरूर इम्प्रेस होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक विचारधारा का विकास किया। ये रहा आपका मेन बॉडी जिसमें हमने सर सैयद अहमद खान के लगभग 7 से 8 पॉइंट के माध्यम से उनके विचारों को जाना। फिर आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा और मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक एवं उदार आधुनिक विचारधारा का विकास हो सका। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। इसको आपको 200 वर्ड में आंसर करना है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला संगठित विद्रोह था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके वैचारिक आयामों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इसकी मेन बॉडी की बात करें तो आप हेडिंग डालिए प्रमुख वैचारिक आयाम क्या रहे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए हेडिंग के माध्यम से स्वतंत्रता की आकांक्षा। तो इसके अंतर्गत आप डालिए भारतीय सैनिक एवं जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। उदाहरण के लिए दिल्ली, कानपुर, झांसी एवं लखनऊ में विद्रोहियों ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया।
फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप लिखिए धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। तो इसमें आप लिखिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के धार्मिक, तो आप हेड क्वेश्चन मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सुअर गाय चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। और सांस्कृतिक यानी उसमें ब्रैकेट में लिखिए बाल विवाह विधवा पुनर्विवाह आदि परंपराओं पर आघात किया गया, जिससे विद्रोहियों में आक्रोश पनपा। ये रहे आपके धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम यानी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान ने विद्रोहियों की ज्वाला को प्रज्वलित किया। तो ये किसका कथन है? ये एशियन सेन का कथन है। यानी आप ये धार्मिक और सांस्कृतिक वाला जो पॉइंट आपने लिखा है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए यानी और पुष्ट करने के लिए आप ये इनके कथन को भी आप आंसर में ज़रूर लिखिए, जिससे एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेस होगा। फिर तीसरा आप हेडिंग बनाइए सामाजिक और आर्थिक असंतोष। इसमें लिखिए जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने मजदूरों और किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, इससे भी किसान विद्रोह हेतु प्रेरित हुए। फिर चौथा पॉइंट आप लिखिए राजनीतिक स्वायत्तता की मांग। इसमें आप लिखिए नाना साहेब, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई आदि ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। किसके लिए? राजनीतिक स्वायत्तता की मांग के लिए। तो आप पांचवा पॉइंट लिखिए भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, वह हिंदू मुस्लिम एकता भी परिलक्षित हुई। तो इसके बारे में बिपिन चंद्र जी ने क्या कहा है, जो एक महान इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है राष्ट्रीयता के बीज बोने वाला विद्रोह। यानी इन्होंने 1857 को राष्ट्रीयता के बीज बोने वाला विद्रोह किया है, जो कि आपके इस पॉइंट को जरूर सिद्ध करता है। तो इस प्रकार हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, ये आपका रहेगी मेन बॉडी। तो फिर आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अतः 1857 का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके वैचारिक आयामों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इसने भारतीय जनता में स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय और राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया। विद्रोह ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्रामों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 2018 से लेकर 2023 तक के मेंस के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनका एक बहुत सटीक और सारगर्भित मॉडल आंसर देखा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस आंसर को तैयार करने के लिए जितने भी मार्केट में बुक्स हैं उनका सहारा लिया गया है और उसको पढ़ के अच्छे से एक जो टू द पॉइंट एक नोट्स को तैयार किया गया है। तो अगर आप इसको वाई जी टी पढ़ के अपना नोट्स बना लेते हैं या फिर इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लीजिए, आप डेफिनेटली मेंस में औरों से बहुत अच्छा कर जाएंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ लिंक दूंगा। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे चार्जेस नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर करिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट है उसके मॉडल आंसर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।